कहानी कभी कभी स्याही की एक बूंद से शुरू होती है। एक ऐसी बूंद जो ताड़पत्र पर उतरकर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बन जाती है। ये उसी चेतना की गाथा है जिसने आज से कोई 1000 साल पहले सितारों के भी पार देखने का सपना देखा था, हवा में उड़ने की कल्पना की थी। ये कहानी एक शासक की है, एक ऋषि की है। ये कहानी है परमार वंश के उस अद्भुत सितारे की जिसका नाम था राजा भोज। तो चलिए, हमारी ये खोज हमें ले चलती है मध्य भारत की आत्मा में बसे भोजेश्वर मंदिर के उस शांत आंगन में। यहाँ आप देखेंगे कि हर पत्थर जैसे एक अधूरा वाक्य हो, एक ऐसा महाकाव्य जो बड़े जोर शोर से शुरू तो हुआ पर जिसका आखिरी अध्याय कभी लिखा ही नहीं गया। और जानते हैं, इसी अधूरेपन में हमारा सबसे गहरा रहस्य छिपा है। ये सवाल आज भी जैसे हवा में गूंजता है। आखिर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि 11वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे विराट कल्पनाओं में से एक पत्थर में ढलते ढलते यूं अचानक रुक गई? वो कौन सी ताकत थे? क्या वो समय था, कोई युद्ध, या फिर प्रकृति की कोई आपदा जिसने इस महान यज्ञ को बीच में ही रोक दिया? आप सोच रहे होंगे कि यह सपना कितना बड़ा था। इसके आकार को महसूस करने के लिए बस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 40 फीट, जी हां, 40 फीट। ये ऊंचाई है उस शिवलिंग और उसके आधार की जिसे सिर्फ एक ही चट्टान से तराशा गया था। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इंसान की आस्था और उसकी इंजीनियरिंग की उस बुलंदी का सबूत है जो आज भी बिल्कुल खामोश हमारे सामने खड़ा है। आइए इस रहस्य की परतें जरा खोलकर देखते हैं। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि ये 11वीं सदी की बनावट है। कमाल की बात तो ये है कि इसके नक्शे, इसकी योजनाएं आज भी पास की चट्टानों पर खुदी हुई मिलती हैं। फिर भी ये अधूरा है। तो सवाल वही है, क्यों? क्या किसी हमले ने इस काम को रोक दिया, या शायद कोई भूकंप इसकी नींव हिला गया? या फिर एक और बात हो सकती है, क्या ये सपना इतना बड़ा था कि उस समय की तकनीकी इसके आगे छोटी पड़ गई? तो अब इन पत्थरों से अपना ध्यान हटाते हैं और उस मन की गहराइयों में उतरते हैं जहां से ये विचार पैदा हुआ था। चलिए मिलते हैं उस शिल्पी से, उस योगी से, उस राजा से जिनका नाम था राजा भोज। ये बात है सन 1010 से 1055 के बीच की। अपनी राजधानी धार से राजा भोज ने सिर्फ एक साम्राज्य पर राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ज्ञान के एक बहुत बड़े समंदर पर हुकूमत की। सोचिए, उनका दौर एक ऐसा समय था जब तलवार की ताकत और कलम की साधना, ये दोनों अलग अलग नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती थीं। प्राचीन भारत में ना एक बहुत ऊंचा आदर्श हुआ करता था, राजर्षि का। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा राजा जो ऋषि भी हो, जो सिंहासन पर तो बैठे लेकिन सोचे एक तपस्वी की तरह। राजा भोज मानो इसी आदर्श की जीती जागती परिभाषा थे। उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान का कोई और छोर ही नहीं था। आप देखिए, एक तरफ तो वो वास्तुकला और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आचार्य थे और दूसरी ही तरफ कविता और योग दर्शन के गहरे जानकार। उन्होंने कभी ज्ञान को टुकड़ों में नहीं देखा। उनके लिए ये एक पूरी, संपूर्ण इकाई थी। तो अब बात करते हैं उस विरासत की जिसे उन्होंने हमेशा के लिए शब्दों में सहेज दिया। एक ऐसा खजाना जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। कहा जाता है कि राजा भोज ने 84 यानी 84 ग्रंथों की रचना की या करवाई। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी उस प्यास का प्रतीक है जो ज्ञान के हर एक स्रोत तक पहुंचना चाहती थी। उनके सभी ग्रंथों में जो सबसे ऊपर है वो है सम्रागण सूत्रधार। और ये सिर्फ इमारतें बनाने पर लिखी कोई किताब नहीं है। नहीं, ये तो मशीनों का, यंत्रों का और यहां तक कि उड़ने वाले विमानों का एक अद्भुत विश्वकोश है। एक ऐसी किताब जो अपने समय से सदियों आगे की सोच रखती थी। चलिए जरा कल्पना में ही सही उनके लिखे कुछ पन्नों को पलटते हैं और उस खोए हुए विज्ञान की एक झलक देखते हैं जिसने कभी भारत की इस भूमि पर सच में आकार लिया था। ये सच में कितनी हैरान करने वाली बात है कि उनके ग्रंथ पारे से चलने वाले विमानों का जिक्र करते हैं जो आज के एरोनॉटिक्स की याद दिलाते हैं, है ना? पीतल के गियर से चलने वाले ऑटोमेटिक यंत्र आज के रोबोटिक्स का आधार लगते हैं। और तो और सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के जो रेखाचित्र मिलते हैं वो बताते हैं कि उनकी नज़र कितनी गहरी और कितनी वैज्ञानिक थी। लेकिन राजा भोज का ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी सोच को, अपनी कल्पना को धरती और आकाश दोनों पर उतारा।
और ऐसे ऐसे निर्माण किए जो आज भी समय को चुनौती दे रहे हैं। आज जो भोपाल की जीवन रेखा है, ये विशाल भोजताल झील, ये राजा भोज की ही तो देन है। सोचिए, वाटर मैनेजमेंट और सिटी प्लानिंग का एक ऐसा मास्टरपीस जो 1000 साल बाद भी लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। ये उनकी दूरदृष्टि का एक जीता जागता बहता हुआ सबूत है। और बात सिर्फ धरती की नहीं है, उन्होंने आकाश को भी साधा। उनकी राजधानी उज्जैन सदियों तक भारत की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस का सेंटर रही, ठीक वैसे ही जैसे आज दुनिया के लिए ग्रीनविच है। आप समझ रहे हैं, उनके लिए इमारतें बनाना और सितारों को पढ़ना, ये दो अलग अलग चीजें थी ही नहीं। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर कहाँ पहुंचते हैं? उनकी इस विरासत का असली मतलब क्या है? शायद भोजेश्वर मंदिर का वो अधूरापन कोई नाकामी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा संदेश है। वो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का सफर कभी पूरा नहीं होता। हर पीढ़ी आती है, कुछ पत्थर रखती है, कुछ दीवारें उठाती है और आने वाली पीढ़ी के लिए काम छोड़कर चली जाती है। ये खोज, ये तलाश अनंत है। विद्वान शेल्डन पोलक के ये शब्द राजा भोज के कद को शायद सबसे अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, अपने समय के और शायद किसी भी भारतीय समय के सबसे प्रसिद्ध कवि राजा और दार्शनिक राजा। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक रोशनी थे, जिसकी लौ आज भी ज्ञान के हर साधक के मन में जल रही है।